नमस्कार, मैं नील सकरवा और कक्षा 12 का सिलेबस तो अपने चल ही रहे हैं, काफ़ी हो गया है। अब अपने आज से कक्षा 11 का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। प्रारंभ से ही चैप्टर 1 से राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी का सिलेबस लगा दिया गया है। तो अब से अगले साल इस साल जो 11th में, अगले साल जब 12th में जाएंगे तो आपके वापस 12th में भी एनसीईआरटी का सिलेबस ही आ जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब अपने सिलेबस शुरू करते हैं। कक्षा 11 का चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं और हम कंटिन्यू डे बाय डे चलेंगे, डे बाय डे। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप देखेंगे बीच में डे इसके 12th की क्लासेस भी आएंगी, 11th की भी आएंगी। इसलिए क्या किया गया है कि जो 12th की क्लास है उसके अंदर इस तरह से है, जैसे डे 84 पे पहुंच गए हैं। डे 84 ब्रैकेट में लिखा होगा 12th। ये डे 1 से शुरू हुई थी, डे 1 से हमने शुरू की थी। डे 1 ऐसे लिखा होगा 12th। उसके बाद टॉपिक का नाम लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का नाम लिखा होगा और फिर जो वीडियो में पूरी आपको टॉपिक की डिटेल मिलेगी। वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को ये पता ही नहीं हो कि अपने पास टॉपिक कौन सा है, इसके बाद क्या आएगा, तो मैं ही वो सीरियल से चलूंगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, डे 1 पढ़ना है, डे 1 के बाद डे 2 पढ़ना है। तो डे 1 के बाद डे 2 में वो टॉपिक आएंगे तो डे 1 के बाद आने चाहिए। तो हम डे बाय डे चैप्टर चलेगा। जितने भी डेज में चैप्टर कंप्लीट होगा, मान लो 10 दिन में क्लास कंप्लीट, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उन 10 दिनों की वीडियोस का उस चैप्टर के नाम से एक लिस्ट बना दी जाएगी। जो यूट्यूब पे बढ़ती है वो लिस्ट बना दी जाएगी टॉपिक। तो उस लिस्ट के अंदर चैप्टर के नाम से, उसी लिस्ट में आपको सारे एक साथ जगह, एक जगह भी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे आपको पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी, 1 बाय 1 चलती रहेगी। तो कोई किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है पढ़ने की, तो वो मान लो 2 क्लास एक साथ भी पढ़ना चाहे तो उसमें पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ना चाहे तो भी, और डे बाय डे आप सर्च करके लेना चाहे तो भी उसके अंदर ले सकते हैं। तो अब हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसी तरह से बता देता हूँ मैं, इसी तरह से शुरू करेंगे हम। यूट्यूब पे डे 1 लिखा मिलेगा, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा 11, उसके आगे टॉपिक का नाम, ठीक है। तो बीच में अभी तक तो डे 12 के ही चल रहे थे, लगातार ही थे, इसके सर्चिंग में दिक्कत भी नहीं आती थी। अभी में 11 12 ऐसा शुरू हो गया, क्योंकि हम 11th की भी बढ़ाएंगे वीडियोस डेली, 12th की भी बढ़ाएंगे। तब आप ध्यान रखें इसका कि जब आप 11th के बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो आपको 11th की देखनी है, 12th की है तो 12th की देखनी है। टॉपिक वाइज दिक्कत रहेगी, कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, तो आप डे वाइज चलें, आपको कहीं टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, फिजिकल नेचर चैप्टर का नाम है, भौतिक जगत, वो हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत। फिजिकल नेचर, इसमें थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे। साइंस क्या है, कितने प्रकार से उसके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके पार्ट हैं, फिर उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, फिर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में इसमें हम जनरल डिस्कशन। तो ये जो चैप्टर है वो जनरल डिस्कशन ही है, सामान्य बातें हैं, आधे से ज्यादा आप पढ़ चुके हैं, जनरल जो पता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कक्षा 11 में जब हम आते हैं 10वीं से, तो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। सब्जेक्ट चूज करते हैं तो कोई साइंस में जाना चाहता है, विज्ञान में, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, कला में जाए, कोई मान लो एग्रीकल्चर लेना चाहता है तो उसमें कोई कॉमर्स लेना चाहे, तो सबकी अलग अलग फील्ड है। तो अब आप लोग इस विज्ञान फील्ड में आ गए हैं, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। विज्ञान सारी कुछ 10th की बातें आएंगी। विज्ञान क्या है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को, क्रमबद्ध का मतलब है सीरियल से ही हमें उसके बारे में, जहां से शुरुआत हुई है वहीं से हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्रम से। उसके बाद
तो उसको ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। यानी सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर तर्क होने चाहिए, बिना तर्क की कोई बात नहीं हो। कि कोई अगर हम बात करें कि कोई किसी मार्कर का निर्माण हुआ तो कैसे हो, तो उसको हमें बिल्कुल तर्क होना चाहिए कि इसके अंदर किस प्रकार से जो मटेरियल यूज किया गया है, किस प्रकार से इसमें शाई जो फिल की गई है, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर को उसको बढ़ाया गया है, तो वो सारा सिस्टमेटिक ये भी बन गया, मार्केट में मिल गया तो बन तैयार है। ये साइंस नहीं है। विज्ञान का मतलब है सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान। अब साइंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है। साइंस जो वर्ड है वो किससे आया है, लैटिन भाषा से आया है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, साइंटिया से आया है। सिंथिया भी बोलती, साइंटिया से आया है। इसका मतलब होता है टू नो, इसका मतलब जानना। सिंपल ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में जानना, क्रमबद्ध जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ये तो होगी विज्ञान की बात। अब विज्ञान के प्रमुख भाग, मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या है, भौतिक विज्ञान है जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। नंबर 2 रसायन विज्ञान, जो कक्षा 11-12 में आप पढ़ोगे वो उनकी बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसके 2 पार्ट जो लिए जाते हैं वो है एक कार्बनिक रसायन और दूसरा हो गया अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर तीसरा जो पार्ट आता है इसमें वो आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड मुख्यतः कर लिया जाता है। उनके बाद उनके अंदर भी बहुत से पार्ट हो जाते हैं जिनको चैप्टर में अलग अलग नाम से लिख देते हैं। 11वीं 12वीं में उनको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। बाद में जब आगे कॉलेजेस में जाएंगे, हायर स्टडीज में, तो वो चैप्टर ही वो एक बुक का रूप ले लेती है, उनमें उनकी पूरी डिटेल्स दे दी जाती है। तो वो भी उनके पार्ट है आगे, लेकिन हम कॉमन पार्ट की जो कंप्लीट कंबाइंड रूप जो लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें 2 बातें लेते हैं इसके अंदर भी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं और इसे बॉटनी। तो ये 2 भी मुख्य बातें किसकी, विज्ञान के बारे में और विज्ञान के प्रमुख भाग के बारे में, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान की 2 ब्रांचेस देते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जीव विज्ञान बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस देते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ये तो इसकी सामान्य बात है। अब बात आते हैं, हम हमारे सब्जेक्ट की बात करेंगे कि इसमें से एक भाग हमने लिखे हैं भौतिक विज्ञान, जिसके बारे में हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हम इससे डिटेल से बात करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट बात जो है भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान के भाग है, सारे भाग विज्ञान के विज्ञान के भाग है। तो कैसा भाग है, जिसमें प्रकृति में उपस्थित जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसमें आगे इसकी बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से है, क्या मीनिंग है उसका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और किससे लिया गया, फ्यूसिस वर्ड है उससे लिया गया है।
तो फिजिक्स जो है वो किससे आया है, फिजिक्स की जो उत्पत्ति है, इस वर्ड की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। एक बात तो ये ग्रीक भाषा से आया है, तो ग्रीक भाषा में किससे, एक वर्ड है फ्यूसिस, उससे आया है, किसे, फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइंस का मतलब तो क्या है, टू नो, और फिजिक्स का मतलब क्या है, टू नो अबाउट नेचर। तो सिंपल इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं, टू नो अबाउट नेचर। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। सिंपल एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो तो शॉर्ट में सिंपल ये कह सकते हैं कि टू नो अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हो गई भौतिक विज्ञान। तो आपको ये थोड़ी सी बातें पता हो, सबसे पहले तो विज्ञान क्या है, विज्ञान के पार्ट क्या है, फिर उसमें भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान जो वर्ड है फिजिक्स वो कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज का है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति के बारे में जानना। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं भौतिक की। जो भौतिक को बहुत सी ब्रांचेस में बांटा गया है, बहुत ब्रांचेस है इसकी, जिनके बारे में हम अलग अलग, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे चैप्टर में हम चलते रहेंगे, अलग अलग चैप्टर जो है वो एक अलग पार्ट है इसका, फिजिक्स का। सामान्यतः इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है सामान्य, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स को कहते हैं आधुनिक भौतिकी। तो इसको फिजिक्स को कितने भागों में बांट दिया गया, मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया। एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। इसको कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी और इसको कहते हैं आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या है, चिरसम्मत भौतिकी की बात कर लें, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थूल प्रभाव क्षेत्रों की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। स्थूल प्रभाव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और ये क्या है, 1900 से पूर्व, सन 1900 से पहले जो चलती थी भौतिकी, फिजिक्स चलती थी, उसको चिरसम्मत भौतिकी में लिया गया, और बाद में जो चल रही है उसको लिया गया मॉडर्न फिजिक्स में। उसका नाम दे दिया है, सारे अलग अलग भाग लेकिन सबको कंबाइन में क्या कर दिया, मॉडर्न फिजिक्स कर दिया। और उससे पहले के जितने भी पार्ट थे, पहले भी चलती थी फिजिक्स, उसको क्या दे दिया, चिरसम्मत जो चली आ रही है उसको चिरसम्मत नाम दे दिए। अब उसके जो मुख्य पार्ट है वो क्या थे, उसमें मुख्य पार्ट थे मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें क्या है, स्थिर वस्तुओं की साम्यावस्था एवं गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो पार्ट थे वो मैकेनिक्स, यांत्रिकी कहते हैं इसे। इनको जितने भी हम इनमें पार्ट की बात कर रहे हैं उसी के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इनमें से तुम्हें 11th के सिलेबस में आपको नहीं पूछा जाएगा इसमें, लेकिन कुछ पार्ट 11th में और कुछ पार्ट 12th में अलग अलग चैप्टर में इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम इनको क्लासिकल भी हमारे सिलेबस में है और मॉडर्न भी हमारे सिलेबस में है, तो इन सभी को हमें पढ़ना है। इसलिए हम इसको पहले से थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि बाद में जब आएगा हमें पता है कि उसी की पार्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने क्या किया, मैकेनिक्स। इसमें क्या है, स्थूल प्रभावों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर क्या, स्थिर अवस्था में जो साम्यावस्था की स्थिति है कणों की वो, और गतिशील अवस्था में कणों की जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात देते हैं इसमें ऑप्टिक्स। इसको कहते हैं प्रकाशिकी। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है प्रकाश की प्रकृति के बारे में, इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अपवर्तन, परावर्तन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाश
से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के संचरण से होने वाली घटनाएं, गति से होने वाली घटनाएं, उनके प्रभावों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तीसरी बात आती है थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। फिर बात आती है थर्मोडायनामिक्स, इसे कहते हैं उष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें उष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये ग्रेड 11वीं में ये पूरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आएगा, कक्षा 11 में आएगा, आपके सेकंड बुक में आएगा। ये कक्षा 12 में आएगा, ये भी कक्षा 11 में आएगा, ये भी 11वीं का पार्ट है, ये भी 11वीं का पार्ट है, और बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। उष्मा और ताप भी तो हम इसको केवल डिफाइन कर रहे हैं। इस भाग में किसके बारे में पढ़ना है? उष्मा और ताप के बारे में पढ़ना है कि टेम्परेचर जो है वो उष्मा ताप से संबंधित नियम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे साम्य अवस्थाओं की स्थितियां होती है, क्या उसके प्रभाव हैं, क्या उसके लक्षण है, जो भी बातें इनसे रिलेटेड काफी बातें रहेंगी, सभी को सिस्टमेटिक हम बात करेंगे। अभी हम उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा पार्ट है जिसको पढ़ने के लिए 20 दिन चाहिए कम से कम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, वो है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकत्व। ये भी ये कक्षा 12 में आएगा ये पार्ट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है? विद्युत और चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के बारे में, और विद्युत चुंबकीय जब मिलते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं, तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट आता है ध्वनि विज्ञान, इकोस्टिक्स कहते हैं इसे, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, इसमें ध्वनि के बारे में, कंपनों के बारे में, ध्वनि तरंगों के बारे में, ध्वनि के संचरण के बारे में, मोस्टली ध्वनि के बारे में हम इसमें क्या करते हैं? इसमें ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो है आधुनिक भौतिकी की। आधुनिक भौतिकी क्या है? हमने बात कर ली, ये कब से प्रचलित है? 1900 के बाद। ये कब की है? सन 1900 से पहले। आधुनिक भौतिकी क्या है? इसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र घटनाओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र घटनाओं का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो, जैसे परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर की संरचनाओं के बारे में, फिर उसके अंदर के जो कण उपस्थित है परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में, फिर उनके भी गुणों के बारे में, यानी बारीक से बारीक कणों के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो पार्ट किसमें आता है? आधुनिक भौतिकी में। तो इसके बारे में ये कह सकते हैं सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? आधुनिक भौतिकी में किया जाता है। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी सारे आगे सिलेबस में। सबसे पहले रिलेटिविटी लेते हैं, आपेक्षिकता। इसका जो नंबर 1 भाग है वो है आपेक्षिकता, रिलेटिविटी कहते हैं इसे। इसमें क्या आता है? इसमें ये वो शाखा है जिसमें उन कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है जो लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है। लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो ऐसे कणों के प्रभावों का जो अध्ययन है वो इस भाग में किया जाता है। इस भाग को कहते हैं आपेक्षिकता कहते हैं। दूसरा आता है क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा आता है क्वांटम भौतिकी, हिंदी में क्वांटम ही कहते हैं इसे। इसमें क्या किया जाता है? ये ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश और कण की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। ये ड्यूअल नहीं आएगी कि कोई कण गतिशील होता है तो उस समय वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। कण के गुण अलग है, तरंग के अलग है, दोनों तरह व्यवहार करते हैं, यानी दोनों के गुणों को वो क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रोगली वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया था। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं एटॉमिक फिजिक्स।
एटॉमिक फिजिक्स, इसे कहते हैं परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी इस शाखा में परमाणु की संरचना और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। परमाणु के बारे में, इसमें पूरा परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु संबंधित मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल, नील्स बोर के मॉडल, ये उसके अंदर जो मॉडल के बारे में अध्ययन है। फिर उसकी संरचना, उसकी कणों में जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है उसके बारे में, नाभिक की स्थिति कैसी है, नाभिक स्ट्रक्चर कैसी है, गोलाकार क्यों है वो, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें किस प्रकार के बल लगते हैं, उनसे संबंधित उनमें होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में, उनमें बीटा अल्फा गामा से जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में। यानी इसमें क्या किया जाता है, सिंपल वे में अभी हम इतना कर सकते हैं कि परमाणु भौतिकी में क्या किया जाता है, परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये है नाभिकीय भौतिकी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कण के में जो परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है, तो नाभिक के गुणों के बारे में, नाभिक की घटनाओं के बारे में इसके अंदर बात की जाती है। पूरी घटनाएं जो वो नाभिक से संबंधित होती है। तो इस तरह से फिजिक्स कितने पार्ट में, एक बार फिर देख लो। सामान्य हमने सभी बार थोड़ा सा बात कर ली, लेकिन ये आगे की बातें हमें जब पढ़ेंगे तभी पता चलेंगे, क्योंकि अपने आप में एक एक चैप्टर है और आगे चलकर अपने आप में एक एक किताबें हैं ये सारी। तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स क्या है, टू नो अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। दो भागों में से बांट दिया गया है, क्लासिकल में, क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में। ये जो पार्ट आते हैं वो क्लासिकल में आते हैं, ये जो पार्ट आते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। 1900 से पहले जो चलती थी वो क्लासिकल थी। बाद में जो इसमें परिवर्तन होते गए, नियमों में परिवर्तन होते गए, सुधार होते गए, नए नियम बना दिए गए, तो उनमें उनको मॉडर्न फिजिक्स में ले लिया गया। इसका जो मुख्य भाग है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में बता देते हैं, फिर स्थिर कणों के बारे में, गतिशील कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा भाग है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में क्या किया जाता है, प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा भाग है इसका थर्मो उष्मागतिकी, इसमें उष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इनसे संबंधित तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं उनके बारे में। फिर है ध्वनि तरंगे, ध्वनि विज्ञान, इकोस्टिक्स, इसके अंदर किसके बारे में, ध्वनि के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल की बात दूसरी आगे मॉडर्न फिजिक्स में, इसमें सूक्ष्म क्षेत्र प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए आपेक्षिकता है, सिद्धांत है, इसमें रिलेटिविटी थ्योरी है, फिर है क्वांटम, फिर है एटॉमिक, फिर है न्यूक्लियर। इनकी बात करेंगे, रिलेटिविटी में उन कणों का अध्ययन किया जाता है जो लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं, ठीक है। और क्वांटम में, इसमें क्वांटम में क्या किया जाता है, वे जो ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जिसके अंदर कण, प्रकाश की और कणों की वेग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा फिर आता है एटॉमिक, परमाणु, इसमें परमाणु के बारे में, न्यूक्लियर, इसमें नाभिक के बारे में, नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस तरह से ये तो होगी इसकी जनरल बातें। बाकी बातें जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसमें पहले चैप्टर में एक दो बातें दे रखी है बल के बारे में, इसके जो प्रकृति के मूल बल है वो कौन से हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक आप पढ़ें, इसे रिवाइज करें, नोट्स बना लें।